हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम वर्गीकरण के अगले चरण में पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आप पेड़ पौधों किसको बोलते हैं, जो एक जगह स्थिर रहता है, जो हरे रंग के, जिनकी पत्तियां हरे रंग की होती है, जिसमें फल फूल लगते हैं और जो प्रकाश संश्लेषी कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बायो की भाषा में बात करें तो जीव जगत के वे सभी जीव या लिविंग बीइंग्स जो स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, उनको हम किंगडम प्लांटिंग के अंतर्गत लेते हैं। पौधों के अंदर पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग का जो वर्णक होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया करता है और न केवल अपने लिए भोजन बनाता है बल्कि सारे जीव जगत के लिए भोजन बनाता है। इस प्रकार भोजन श्रृंखला में प्लांट्स जो हैं वो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का काम करते हैं। कुछ पौधे वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का भी काम करते हैं, जैसे जितने भी दलहन कुल के पौधे हैं, चना है, मसूर है, सोयाबीन है, ये सभी इनके जड़ में गांठें पाई जाती है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम नामक, और ये बैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को देते हैं और पौधों से जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उनसे हमको नाइट्रोजन मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि दाल कुल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो इस प्रकार ये बैक्टीरिया पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। कुछ कवक या फंगी भी पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जैसे माइकोराइजा। अब अगर हम सिंपल भाषा में बात करें प्लांटी किंगडम के, तो हम कह सकते हैं कि सभी रंगीन बहुकोशिकी यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी लिविंग बींग्स को पौधों के अंतर्गत रखा गया है। कुछ पौधे जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ स्थल पर पाए जाते हैं, कुछ समुद्र तट पर पाए जाते हैं, झील में, नदी में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, पानी के अंदर, पानी के बाहर, है ना। तो इस प्रकार इनका जो रेसिडेंस होता है यानी हैबिटेट होता है, आवास होता है, वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हमने अभी देखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बावजूद इसके कुछ पौधे कीटभक्षी भी होते हैं। कीटभक्षी मतलब कीड़ों का भक्षण करना, उनको खाना। अब ये पौधे कीटभक्षी क्यों होते हैं? ऐसे पौधे जो दलदली इलाके में होते हैं, जहाँ पर भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है या नाइट्रोजन को ये अवशोषित नहीं कर सकते। वैसे तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट कोई भी अवशोषित नहीं करता, उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में अवशोषित करते हैं। तो पौधों को जब नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो इस नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए पौधे कीटभक्षी बन जाते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे ब्लेडरवर्ट है, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रेप, घटपर्णी, कलश पादप जिसको कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको विस्तृत रूप से हम और बाद में पढ़ेंगे। तो ये सभी जो है वो कीटभक्षी होते हैं। कुछ पादप परजीवी पादप होते हैं, जैसे अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल को हालांकि पादप वर्ग में रखा गया है, लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया नहीं होती क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये दूसरों पौधों पर लिपट कर आगे बढ़ते हैं और अपना जो चूसक जड़ होता है, अवशोषित करने वाला जड़, वो पौधे के तने में इंजेक्ट कर देते हैं और वहाँ से पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार के पौधे जो हैं वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। अब अगर हम पौधों के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो इनके जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट पीढ़ियाँ नज़र आती हैं। एक तो द्विगुणित बीजाणुद्भिद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फेस, और दूसरा है अगुणित युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेस। इन दोनों पीढ़ियों में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? तो जो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनमें अगुणित और द्विगुणित दो प्रवस्थाएं उनके लाइफ में होती है, भिन्न, और ये दोनों भिन्न भिन्न होता है। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलते हैं जो कि अगुणित होते हैं, तो द्विगुणित जायगोट बनता है
हाँ, द्विगुणी जायगोट बनता है 2n वाला, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अब अगुणित बीजाणु बनते हैं, बीज बीजाणु भ्रूण, और ये अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बना देते हैं, और फिर नर और मादा युग्मकों का निर्माण इन्हीं युग्मकोद्भिद पर होता है। ये नर व मादा गैमेट्स जो हैं वो संलयित होते हैं, इनमें फ्यूज़न होता है और पुनः द्विगुणित जायगोट यानी 2n वाला जायगोट बन जाता है। इस प्रकार जायगोट से बीजाणुद्भिद विकसित होता है। इस पूरे प्रकरण को पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। पौधों का विस्तृत वर्णन हम एक अलग से चैप्टर पादप जगत में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेवल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आता है किंगडम एनिमल, जंतु जगत। किंगडम एनिमलिया के बारे में बात करें तो यह विश्व में या इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जगत है। सबसे अधिक जो लिविंग बींग्स है वो जंतु के रूप में पाया जाता है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो इनकी कोशिका के बाहर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे कि प्लांट्स की कोशिका के चारों तरफ सेल्यूलोज की बनी हुई एक आवरण और पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। जंतुओं में सेल वॉल नामक कोई चीज़ नहीं होती, इनकी कोशिका जो है वो सॉफ्ट होती है। और अगर हम कॉमन भाषा में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि पादपों की वृद्धि कंटिन्यूअस जब तक जीवित है पौधा तब तक उनमें होती रहती है। जड़, तना, पादप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये किसी भी दिशा में बढ़ सकता है। लेकिन जंतुओं की जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है। जब इनके अंगों का निर्माण पूरा हो जाता है तो इनमें केवल आकृति में, आकार में, भार में वृद्धि होती है। और इसमें एक मैचुरेशन पीरियड आता है। जब ये वयस्क जीव बन जाता है तब इसके आयतन और भार में नेग्लिजिबल ग्रोथ या वृद्धि। सभी जीवों को यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत रखा गया है। बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें जो पोषण होता है वो विषमपोषी प्रकार का होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई क्रिया नहीं होती, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए भोजन के लिए परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से ये भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। इनमें पोषण विषमपोषी प्रकार का होता है, यानी दूसरों से भोजन लेते हैं और भोजन को पचाने के लिए इनके बॉडी के अंदर एक विकसित डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी के अंदर जो गुहिका होती है उसमें भोजन का पाचन होता है। तब ये पचे हुए भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित करके रखते हैं। जंतुओं में पोषण प्राणी समभोजी होता है, यानी जंतुओं का भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेशन, बाह्य वातावरण से भोजन को अंदर बॉडी के अंदर लिया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है। इसको प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इनमें वृद्धि का भी खास पैटर्न होता है, जैसे अभी बताया, जब वो पूर्ण जीव बन जाता है और उसकी आकृति सुस्पष्ट होती है तब इनमें जो ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल होता है। अधिकांश जंतुओं में गति यानी लोकोमोशन होता है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी यानी सेंसरी और तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। ये सभी चीज़ें जो है हम किंगडम एनिमलिया या जंतु जगत के अंतर्गत पढ़ेंगे। जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए नर और मादा का फर्टिलाइजेशन गैमेट्स बनते हैं उनमें, और फर्टिलाइजेशन होता है, फलस्वरूप जायगोट बनता है जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। नेक्स्ट है विषाणु या वायरस, विरोइड और लाइकेन। व्हिटेकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया उनमें कोशिकीय जीवों को इस वर्गीकरण में स्थान मिला, लेकिन वायरस, विरोइड जो है वो इस ऐसे जीव हैं जो कोशिकीय जीव नहीं होते हैं। मतलब ये जब इनको कोई होस्ट मिलता है, जब कोई माध्यम मिलता है तब उसके अंदर ये अपनी संरचना को पूरा करते हैं। अदरवाइज ये क्रिस्टल के रूप में बाह्य वातावरण में रहते हैं। इसलिए विषाणु या वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। इनमें
खुद का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के रूप में होता ज़रूर है, लेकिन ये तब तक इसका द्विगुणन नहीं कर पाते जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिलता। जब भी इसको होस्ट मिलता है किसी जीव के अंदर या मनुष्य के अंदर, जब ये जाते हैं तो अपने डीएनए या आरएनए का द्विगुणन करते हैं और अपनी कोशिकीय संरचना को पूरा करके जैविक अणु जैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनको होस्ट नहीं मिला होता है तब ये अजैविक अणु के समान व्यवहार करके बाह्य वातावरण में क्रिस्टली रूप में ये रहते हैं। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। विरोइड की खोज वायरस जो है, आप लोग अभी कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना। तो ये ज़्यादातर सर्दी जुकाम और फ्लू के रूप में ये इनका लक्षण परिलक्षित होता है। और यहाँ पर वायरस का डायग्राम दिया हुआ है, टोबैको मोज़ेक वायरस TMB और जीवाणुभोजी वायरस का। इनका जीवन वास्तविक नहीं होता है। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पास्चर जी इवानोव्स्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को सबसे पहले पहचाना था और इनको वायरस नाम दिया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये कोशिकीय संरचना है ही नहीं, है ना। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते हैं। और MW बेजेरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे के रस को जब स्वस्थ तंबाकू के पौधे पे इंजेक्ट किया जाता है तो ये स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर देते हैं। उन्होंने इस रस या तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाकर रखा भी जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके रवे में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है और यही प्रोटीन जो है वो इनके जीवन का लक्षण प्रदान करते हैं जब ये होस्ट के अंदर अपने आप को डेवलप करते हैं। ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार वायरस जो है वो एक अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त उनका आनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि अभी मैंने बताया RNA या DNA होता है। जो प्रारंभिक प्रकार के वायरस है रेट्रोवायरस में, उनमें आनुवांशिक पदार्थ RNA, और जो बाद के विकसित वायरस हैं उनमें इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो DNA होता है। किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसके आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। और सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस तथा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कि पेटी कोशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो मुख्य रूप से मम्स, चेचक, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। और एड्स रोग, याद रखना, मनुष्य में जो एड्स रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण है कि वायरस के कारण है या और किसी कारण से है, तो एड्स रोग जो है वो वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन मीन्स ऐसे श्रिंक हो जाना, पीला होना, शिरा से स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट हम विरोइड के बारे में पढ़ेंगे। 1971 में T.O. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो कि वायरस से भी छोटा था और इसके कारण इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था, तो इनको विरोइड नाम दिया गया। विरोइड में RNA और प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं ये नहीं होता, इसलिए यह विरोइड के नाम से जाना जाता है। यानी ये वायरस से भी छोटा है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA या DNA नहीं होता। विरोइड के RNA होता ज़रूर है लेकिन स्तर, प्रोटीन का स्तर नहीं पाया जाता RNA में। विरोइड के RNA का आणविक भार बहुत ही कम है।
और लास्ट वन इज़ द लाइकेन। लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के सहजीवी जीवन का उदाहरण है। इसमें शैवाल जो है वो कवक को रहने के कवक को भोजन प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल भोजन बना सकता है और ये कवक को देता है, और कवक जो है वह शैवाल को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों ही जीवन में एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं। तब शैवाल का जो घटक होता है, जो भी घटक है, जिस भी प्रकार का शैवाल उसमें है लाइकेन में, उसको शैवालांश, और जो कवक का घटक है उसको माइकोवाइंट यानी कवकांश कहा जाता है। और ये सहजीवी संबंध इतना ज़्यादा घनिष्ठ होता है कि इसको पृथक करके नहीं देखा जा सकता। और लाइकेन जो है वो प्रदूषण के बहुत अच्छा संकेतक हैं। जहाँ पर शैवाल होते हैं वहाँ पर प्रदूषण नहीं होता, यानी ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है और कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।